सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशन, यानी कि गॉस लॉ को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो इस केस में आएगी जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर कोई थिन यूनिफॉर्म चार्ज हॉलो स्फीयर है। यानी कि हॉलो स्फीयर मतलब खोखला, अंदर हॉलो हो, अंदर कुछ हो नहीं उस बॉल के, जैसे हमारी टेनिस बॉल होती है अंदर से हॉलो होती है, तो उस तरह का एक शेप है, सिमेट्रिक है, स्फीयर है, और उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि बराबर, जिस तरह से ये प्लस साइन से मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पर चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो उसका रेडियस है वो हमने मान लिया कि कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। हमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए आउटसाइड क्या होगी और इनसाइड क्या होगी। यानी कि अगर कोई पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट पी ले लिया है इनसाइड, इसके अंदर, क्योंकि ये हॉलो है तो ये स्पेस में होगा पॉइंट, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट जो है यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा पूछ रहा है व्हाट अबाउट आउटसाइड, अगर ये पॉइंट पी बाहर होता यहाँ पर एट ए डिस्टेंस आर, यहाँ स्मॉल आर से मैं हमेशा पी पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर भी स्मॉल आर ही यूज़ किया और स्फीयर के रेडियस के लिए कैपिटल आर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर कोई पी पॉइंट है जो आउटसाइड है उस थिन स्फीयर के, उस टेनिस बॉल के, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है उस पॉइंट का वो आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्या एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब ये कैसे करें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक सिर्फ पॉइंट चार्जेस की पता है। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, बॉल के ऊपर ही चार्ज पूरा फैला हो, चार्ज टोटल कितना है यहाँ बताया हुआ है, क्यू है, यहाँ पर कितना है, क्यू है। तो हमें इस तरह के ये क्वेश्चंस तो नहीं करने आते, हम तो सिर्फ पॉइंट चार्जेस में अभी तक डील करना सीखे हैं। कूलम्स लॉ लगाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी लगाते थे, उसमें सब क्या होता था, हम पॉइंट चार्जेस लेते थे। तो इसको कैसे करें, आंसर आपके सामने है, यूज़ गॉस लॉ, यानी कि गॉस लॉ को यूज़ कीजिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन जहाँ गॉस लॉ हमें हेल्प करेगा इस तरह की प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। अब जैसे क्वेश्चन से ही बनता है कि यहाँ पूछा गया है कि इस केस में क्या होगा, जैसे केस 1 बोला है जब पॉइंट अंदर होगा, और केस 2 में क्या होगा जब पॉइंट बाहर होगा, यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनसाइड क्या होगी। तो सबसे पहले केस 1 ले लिया जाए क्योंकि ईजी है। गॉस लॉ हमें कैसे हेल्प करता है देखते हैं। तो सबसे पहले केस 1 को देख लेते हैं। हमने क्या किया, स्फीयर दिया जिसका रेडियस आर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर ए पॉइंट पी इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर एज शोन इन फिगर। यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया जो डिस्टेंस आर पे है, एट डिस्टेंस आर स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये तो सेटअप किया। अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है इस पॉइंट पर, तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या होगा, जैसे टेनिस बॉल के अंदर एक छोटी और टेनिस बॉल डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से बनाने के लिए आप खुद से ऐसे राउंड लगा लीजिए और डॉटेड लाइंस में दिखा दीजिए, और कि जैसे कि ये गॉसियन सरफेस है, कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमने ये गॉसियन सरफेस चूज़ किया। यानी कि अगर गॉसियन सरफेस चूज़ किया है और हमें पता लग जाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा कि पॉइंट पी पर क्या है, इसीलिए हमने पी के थ्रू ये सरफेस लेके गए। ये सेटअप बेटा 3 डायमेंशनल है, दिस इज ऑल फिगर्स आर 3D। ये दिखाने के लिए कॉपी में हम ऐसे सर्कल जैसा लग रहा है, बट इट इज़ ए बॉल। तो यहाँ पर एक ये बड़ी टेनिस बॉल है और अंदर एक, हमने इसके अंदर, क्योंकि ये खोखली है तो अंदर हमने एक इमेजिन किया है, अज्यूम किया है गॉसियन सरफेस, एक और बॉल इमेजिन की है जो पॉइंट पी से होकर गुजर रही है। पी उसके पॉइंट सरफेस पर है। सिर्फ गॉसियन सरफेस पे फोकस कीजिए आप, ये जो डॉटेड लाइन है इस पर। अब यहाँ पर गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होगी थ्रू एन एनक्लोज्ड सरफेस, यानी कि बंद हो, अगर टोटल कंप्लीट बंद सरफेस हो जैसे हमने यहाँ अज्यूम किया है, तो जो टोटल फ्लक्स होगी उस सरफेस के थ्रू, वो जितना चार्ज यहाँ पे आई एन लिख रहा हूँ, जैसे इनसाइड जो उसके अंदर चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है। ये तो हमें पता है, ये हमने गॉस लॉ प्रूफ भी करके देखा था, एंड दिस इज व्हाट गॉस लॉ स्टेट्स। तो देख लेते हैं ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या इसके अंदर आपको कोई चार्ज दिख रहा है। अरे चार्ज तो सब बाहर रह गया, क्योंकि ये तो बड़ी बॉल है उसके ऊपर चार्ज है, ये तो हमारा इमेजिनरी है, इसके अंदर तो चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो बाहर रह जा रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि
क्यू इन फॉर गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 0। कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये टर्म जो हो गया गॉस लॉ के हिसाब से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये क्या बोल रहा है, फ्लक्स नहीं होगी। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं, तो ये जो पॉइंट आपने पी जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी भी 0 होगी, यानी कि कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाई जाएगी इस पॉइंट में। ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता था, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पे भी कोई भी स्फीयर ले लेंगे या इनसाइड अगर हमने, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमने कोई ये सोचकर थोड़ी ना लिया कि आर कितना फिक्स डिस्टेंस है, कुछ भी ले सकते थे। यानी कि कहीं भी आप इस स्फीयर के अंदर जाएंगे आप पाएंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। किस तरह से निकाल रहे हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन से। देखा जो भी हमने सरफेस बनाया क्या उसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं है, 0 है। ये टर्म 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 होने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट केस में एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बहुत सिंपल आंसर है केस 1 का। तो अब केस 2 पर आते हैं। अब केस 2 ले लेते हैं जहाँ पर पॉइंट P है और ये कितने डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाहें तो, कंसीडर पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r लिख रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर से r डिस्टेंस पे, स्मॉल r के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी। तो इस पॉइंट के थ्रू अब एक गॉसियन सरफेस ले लिया, क्योंकि हमारा फ्रीडम रहता है कि हम अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गॉसियन सरफेस चूज़ कर सकते हैं। यानी कि जिस सरफेस पे हमें गॉस का लॉ यूज़ करना है उस सरफेस को चूज़ करने का फ्रीडम हमारे पास रहता है। तो मैंने ये चूज़ कर लिया। ये पॉइंट जो स्फीयर है कि अब जो हमारी ओरिजिनल टेनिस बॉल थी उससे बड़ा एक मैंने एक टेनिस बॉल ले लिया जो उसको कवर कर रहा है, और उसका जो पॉइंट P है जो वो उसके सरफेस पर है। क्योंकि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, तो हम ट्राई करेंगे ये जो बड़ा मैंने यहाँ पर बॉल बनाया है यहाँ से फ्लक्स कितना कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले गॉस लॉ को यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगी वो होगी Q इनसाइड, यानी कि इस बॉल के अंदर, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन वाली बॉल है इसके अंदर कितना चार्ज है। यस, इसके अंदर तो वही चार्ज है Q, और कोई चार्ज तो बढ़ा नहीं। इस सरफेस के कारण कोई चार्ज तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। जितना बॉल पर था, हमारी जो स्टार्टिंग की टेनिस बॉल है उस पर जितना चार्ज था वही है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज तो रहा सर Q और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो फिक्स्ड है, स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इस पॉइंट पर, यानी कि जो इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स जा रही है वो कितनी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लेट इट बी दिस इक्वेशन 1। अब दूसरे तरीके से हम फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ करके देखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो सरफेस है बाहर वाला, यहाँ पर डी, अगर ये डी ए है, अगर ये जो एरिया है डी ए है, तो मैंने ये डी ए वेक्टर बना लिया, एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड होगी, इसमें भी कोई शक नहीं, तो सेम ही डायरेक्शन में होगी, तो एक ही वेक्टर बना दिया और दिखा दिया इसको। अच्छा, यहाँ पर इस छोटे से सरफेस पर एक हमारा छोटा फ्लक्स क्रॉस कर रहा होगा d5, और इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। यहीं से हमारी डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो हमने पहले गॉस लॉ देख लिया, अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं। यानी कि छोटा सा फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स, डिफरेंशियल फ्लक्स विल बी इक्वल टू जो ई वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई होगी, डॉट डी ए,
जो स्मॉल वेक्टर है, जो स्मॉल एरिया है, सॉरी, ये जो स्मॉल एरिया है, यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के बारे में फ्लक्स होता है। इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। अब अगर हमें निकालना है यहाँ पर आगे, इसको ओपन करना है, तो इसको ई डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। इन दोनों के बीच में, डी ए और ई के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, या 0 का एंगल है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा की जगह 1 आ सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ डी फाई हमारा फाइनली हो जा रहा है ई डी ए। अब ये तो हो गया इस छोटे से सरफेस के लिए। क्या हम बड़े सरफेस के लिए निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल सरफेस के लिए निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि ये तो सिर्फ छोटा सा जो हमने एरिया वेक्टर निकला उसी के लिए बात हुई, यहाँ तक पहुँचे। बट पूरे सरफेस के निकालने के लिए हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कर देते हैं d5, और इसको क्लोज सरफेस में हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन में इस तरह से शो करते हैं कि हम क्लोज सरफेस यूज़ कर रहे हैं, और इसको यहाँ पर e और सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन एज्यूम कीजिए। इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, चाहे मैंने यहाँ सरफेस लिया होता, चाहे यहाँ पर सरफेस लिया होता, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहनी थी, फिक्स ही रहनी थी, क्योंकि ना चार्ज चेंज हो रहा है अंदर जो है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और 2 नंबर एक और बात कि यहाँ पर डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, यानी कि एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई चींटी है यहाँ पे इस सरफेस पे जो मैंने लिया है ट्रैवल करते जाए, वो हमेशा आर डिस्टेंस पे रहेगी, और ना अंदर का चार्ज चेंज हो रहा है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगी। तो वही हम अब आगे डेरिवेशन जब करेंगे, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी इंटीग्रेशन, छोटे फ्लक्स का टोटल फ्लक्स आंसर आ जाएगा। ई को हम बाहर ले सकते हैं, ई को हम बाहर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि E is constant for our गॉसियन सरफेस। जो भी हमने गॉसियन सरफेस लिया है, हमने इस तरह से चूज़ किया है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फिक्स रहे, सेम रहे, डिस्टेंस जो है वो सेम रहे। तो इसके कारण ये चीज़ कांस्टेंट आ रही है। तो डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को बाहर ले लिया जाता है, कॉमन ले लिया जाता है, तो यहाँ पे ले लिया। अब तो सिर्फ इस चीज़ की है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ टी ए को। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है, अगर पूरे सरफेस को, ये जो बड़ी बॉल हमने इमेजिन की थी, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और फिर इकट्ठा कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो आंसर क्या होगा? आंसर बहुत सिंपल होगा कि जितना इसका टोटल सरफेस एरिया है, और उसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है 4πr²। ये क्या है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला है किसी भी स्फेयर का जिसका कुछ रेडियस होगा। यहाँ पर स्मॉल और है, क्योंकि हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा उसको से स्मॉल और से ही हमारा ये स्फेयर बना हुआ है। तो उसका जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो हमें जब छोटे छोटे सरफेस सारे बांट दिए गए और फिर इकट्ठा किया गया, तो इंटीग्रेशन की गई, तो डी ए जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा आंसर? हमारा आंसर निकलेगा ई मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। ये हमने क्यों कर दिया? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या है? जो एक स्फीयर है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अब देखिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमारी पहली इक्वेशन हमने गॉस लॉ से निकाली थी कि गॉस बोलता है कि एक गॉसियन सरफेस एरिया ले लिया, टोटल फ्लक्स उस पर कितनी क्रॉस करेगी? Q/ε0, क्योंकि चार्ज अंदर इस स्फीयर पर था Q। और हमने जो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन किया, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँच पाए। पर दोनों बात तो फ्लक्स ही कर रहे हैं। हमने भी फ्लक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की और गॉस से भी फ्लक्स कैलकुलेट हुई, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम कह सकते हैं Q/ε0, जो गॉस लॉ से हमने निकाला था फ्लक्स, ये इक्वल होगी जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है
E इंटू 4πr²। अब देखिए हमारा यहाँ से एक ट्रिक लगा देंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिल ही रही है, इसको इस साइड रखते हुए बाकी सबको नीचे ले जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं E को यहीं रहने दिया, 4πr² को नीचे ले गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 इंटू r² या 4πr² इंटू ε0, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई, और वो तो है कांस्टेंट ही, फिक्स ही है, तो हर जगह ई ही होगी। अगर इस पॉइंट पे निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ भी निकाल चुका हूँ मैं, यहाँ भी निकाल चुका हूँ, कोई भी डिस्टेंस आर पे होगा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी 4πε0 इंटू Q/r²। कहीं आपने ये फॉर्मूला सुना है? यस, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला था जब हम पॉइंट चार्जेस में कैलकुलेट करते थे। यानी कि एक क्यू चार्ज यहाँ पड़ा है, अगर आर डिस्टेंस है, ये पॉइंट सपोज कर लीजिए, ए ले लीजिए या पी ले लीजिए, बताइए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। हम यही फार्मूला तो यूज़ करते थे। और यहाँ पर स्फेयर होते हुए भी, एक स्फेयर होते हुए भी यहाँ पर आंसर सेम ही आया जैसे, यानी कि गॉस लॉ के हेल्प से हमें क्या पता लगा कि अगर स्फेयर भी आप ले लेते हैं और उस पर कुछ चार्ज की होता है, वो उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से ये मान लिया जाए कि क्यू चार्ज यहाँ था, सेंटर पर था। इसलिए हमें गॉस लॉ जो है केस 2 को हैंडल भी करना बता रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। दिस इज़ द केस 2, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू।